नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं अशोक वानखड़े लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है, खबर महाराष्ट्र से है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में चुनाव है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही है। महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स, सांस्कृतिक विभाग का जो मंत्री है मुनगंटीवार, उनके मंत्रालय ने, लेकिन ज़रूर ये सारी फैसले जो होते हैं बड़े, मुख्यमंत्री के यहीं से होते हैं। महाराष्ट्र फ़िल्म डिवीज़न पॉलिसी बनाई गई। महाराष्ट्र की जो फ़िल्में हैं, मराठी फ़िल्में, उनके लिए महाराष्ट्र फ़िल्म डिवीज़न पॉलिसी बनाई गई और उस पॉलिसी की जो कमिटी है तय करने वाली, उस कमिटी की चेयरमैन स्मिता ठाकरे को बनाया गया। अब स्मिता ठाकरे क्यों? और जब ये वक्तव्य मैं एक्स-रे के नीचे लेता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र का जो चुनाव है, वो कई चीज़ों को इस बार डिसाइड करेगा। इस देश की राजनीति को भी डिसाइड करेगा कुछ हद तक, क्योंकि अभी जो सरकार बनी है 2 राज्यों में, वहाँ आधा-आधा हो गया है। इंडिया गठबंधन को 1 राज्य गया जम्मू कश्मीर, एनडीए को 1 गया हरियाणा। महाराष्ट्र बड़ा क्रूशियल राज्य है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में है। वो आर्थिक राजधानी कम से कम अभी तो है। आधा हिस्सा तो राजधानी का आर्थिक गुजरात शिफ्ट हो गया, बाकी बचा हुआ वजूद महाराष्ट्र का बचा रहा है। वहाँ पैसा बहुत है, 48 लोकसभा की सीटें हैं और महाराष्ट्र अपने कंट्रोल में रखना, ये बहुत दिल्ली वालों का हमेशा एक सपना रहा है। तो महाराष्ट्र में कितने दल चुनाव लड़ रहे हैं? 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस, 1 एमएनएस, बाकी एक थर्ड फ्रंट भी ऑर्गेनाइज हो रहा है। इतना मल्टीपल कॉर्नर है, लेकिन वजूद ये इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का बीच में कही लड़ाई बता देगी कि किसका है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में दोनों शिवसेना जब आमने-सामने लड़ी, तो एकनाथ शिंदे जितना लग रहा था, उससे ज़्यादा ताकतवर साबित हुए। हालाँकि सीटें ज़रूर ज़्यादा उद्धव ठाकरे की आ गई, लेकिन एकनाथ शिंदे भी कहीं कमज़ोर नहीं पड़े। यदि उनकी 9 सीटें आ गई, तो इनकी 7 सीटें आ गई। तो एकनाथ शिंदे ने अपना वजूद तो बता दिया। बीजेपी का हश्र सबसे बुरा हुआ और उससे ज़्यादा हश्र बुरा अजित पवार का हुआ। शरद पवार ने अपनी पूरा स्ट्राइक रेट सबसे बेहतरीन रखा और कांग्रेस पहली बार 2 फिगर में कई सालों, मतलब पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट थी, इस बार 2 फिगर में आई और पूरे देश में महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है जहाँ कांग्रेस डबल फिगर में है, बाकी सब जगह सिंगल फिगर में है। तो इस परिदृश्य में जब बीजेपी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है, तो एकनाथ शिंदे, क्योंकि बीजेपी कैंप में खासकर एनडीए में एकनाथ शिंदे ही एक ऐसा मोहरा दिखता है जो बीजेपी से भी ज़्यादा जीत का अच्छा स्ट्राइक रेट है। तो विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे पे ज़्यादा फोकस है। एकनाथ शिंदे भी लगातार दिल्ली के संपर्क में हैं और हाशिए पे जो पड़े हैं अजित पवार, इनकी कोई चिंता नहीं करता। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच में ही सारा बँटवारा होगा क्या? तो एकनाथ शिंदे को जो उन्होंने ताकत लोकसभा में दिखाई, वो विधानसभा में भी दिखाना ज़रूरी है। उसके लिए ये बिछात-बिछाना काम शुरू हो गया। अब खासकर मुंबई, ठाणे, कोंकण, ये एरिया शिवसेना का माना जाता है। मुंबई में लोकसभा चुनाव में 1 सीट 48 वोटों से मात्र जीती या जितवाई गई, जो भी है, बहुत चर्चा है उसको लेके। बाकी 2 सीटें बुरी तरह हारे। ठाणे और कल्याण तो उन्होंने जीत ली। तो कुल मिलाकर उन्हें मुंबई में यदि अपनी विधानसभा सीट पे पकड़ रखनी होगी, तो कहीं न कहीं इस शिवसेना को और डैमेज करना होगा। तो उन्होंने एक प्रयास किया स्मिता ठाकरे का। स्मिता ठाकरे पहली बार एकनाथ शिंदे के साथ नहीं आई। याद कीजिए, पिछली बार जब पहली बार 2 सेनाएँ बनी थी, एक सेना की 2 फाड़ हो गए थे और दशहरे की रैली, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ दशहरे के दिन 2 इवेंट बहुत चर्चित होते हैं। एक नागपुर में जो बड़ा इवेंट होता है संघ कार्यालय में, और एक दादर के शिवाजी पार्क पे बाला साहेब ठाकरे की वो शिवसेना की रैली, हर दशहरे के दिन, लाखों की तादाद में, और वो महाराष्ट्र की राजनीति का टोन सेट करते थे। बाला साहब जाने के बाद वो काम उद्धव ने शुरू किया। जब 2 फाड़ हो गए, तो फिर दोनों ने ही रैली की। अब दोनों ही ताकत, वो शक्ति प्रदर्शन था। उसमें उद्धव ठाकरे बट नेचुरल है कि बड़े साबित हुए। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बाकायदा बाला साहब की एक खाली कुर्सी मंच पे रखी। बाला साहब के बेटे जयदेव को साथ में रखा। जयदेव की पत्नी स्मिता, उसको भी साथ में रखा।
अब स्मिता और जयदेव पहली बार तब शिंदे के मंच पे थे। अब स्मिता ठाकरे कौन यदि हम पूछे, तो हम थोड़ा बाल ठाकरे के परिवार के बारे में बात करें। बाळा साहब के 3 बेटे, सबसे बड़ा बेटा बिंदु माधव, शादी हुई, अलग हुआ, फ़िल्मों में काम करते थे, एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा जयदेव, जयदेव पिता के साथ ही रहते थे, स्मिता की उनसे शादी हुई, स्मिता की उनकी अनबन हुई, उसके चक्कर में जयदेव घर छोड़ के चले गए, स्मिता उसी घर में रही। उसके बाद उद्धव सबसे छोटे बेटे, उद्धव शादी हुई, वहीं रहते थे अपने माता-पिता के साथ। लेकिन जैसे उद्धव की राजनीति में प्रवेश हुआ, स्मिता जी उस परिदृश्य से हट गई। लेकिन एक ऐसा समय था, खासकर 1995 से 2005 तक, ये 10 साल जो थे, उस महाराष्ट्र में शिवसेना का राज माने स्मिता ठाकरे का राज माना जाता था। ये वही पीरियड है जब जोशी जी को मुख्यमंत्री पद से उठा के नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो स्मिता ठाकरे के कोटे में मुख्यमंत्री बनी। तब बाळा साहब पे पूर्ण का कंट्रोल स्मिता था। वो अपनी पुत्रवधू के पूरी बात मानते थे और वो उनके एडवाइज़र थी। उद्धव का जैसे ही राजनीति में पदार्पण हो गया, उद्धव जैसे राजनीति में आ गए, स्मिता ठाकरे को जगह खाली करनी पड़ी और फिर वो परिवार छोड़ के चली गई। लेकिन जयदेव और स्मिता कभी साथ में नहीं रहते थे। उनके दोनों बच्चे हैं, बेटा शायद उद्धव के साथ है। लेकिन जयदेव जब पहली बार, मैं आज दर्शकों के सामने ये पहली बार बताने जा रहा हूँ कि जयदेव जब पहली बार एकनाथ शिंदे के रैली में गए, तब एक चैनल पे बैठते हुए मैंने टिप्पणी की थी कि जयदेव यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको तो बाल ठाकरे ने कब का निकाल दिया था। उसके 15 दिन बाद जयदेव ठाकरे ने व्यक्तिगत रूप से मुझे फ़ोन करके बात किया। जब उन्होंने बात की तब उन्होंने कहा कि मैं अशोक जी आपको सुनता हूँ, प्रशंसक हूँ, लेकिन आपने एक तथ्यात्मक गलती की है। जयदेव ठाकरे को बाळा साहब ने घर से नहीं निकाला था, जयदेव ठाकरे स्वयं घर से बाहर निकल गए थे और मैं घर से बाहर अलग रहने लगा, तो कई बार बाळा साहब मेरे साथ आके रहते थे। पिता-पुत्र के संबंध में कोई दुराव नहीं था। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, तो एक बात मैंने उनको कही कि जब आप अराजनीतिक हैं, राजनीति से आपका कोई लेना-देना नहीं, तो आप उस मंच पे कैसे पाए गए? तब उन्होंने मुझे किस्सा बताया था, वो किस्सा मैं आज आपको शेयर करता हूँ क्योंकि जब एक सिरे से हम चीज़ें देखते हैं तो बहुत सारी विस्तृत में दिखाई देती है और मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आनंद दिघे हम उम्र थे, मेरे उम्र के थे। आनंद दिघे ठाणे संभालते थे और मेरी आनंद दिघे से इतनी दोस्ती थी कि हर दूसरे दिन मैं ठाणे जाता था। तो जब मैं आनंद दिघे के यहाँ जाता था, तो मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोलना, मेरे लिए चाय-पानी लाना, वहाँ एक काम करने वाला एक वर्कर था जिसका नाम एकनाथ शिंदे था। एकनाथ शिंदे ये डेडिकेटेड उनके यहाँ काम करते थे और तब एकनाथ शिंदे ना कॉर्पोरेटर थे, ना एमएलए थे। लेकिन एकनाथ शिंदे में जाता था तो मेरे चरण छूते थे, "दादा आ जाइए, दादा बैठ जाइए, ये करिए, वो करिए।" वो एकनाथ शिंदे अरे चाय लेके आओ, पानी लेके आओ, ये सब काम करते थे। फिर इनको कॉर्पोरेटर बनाया, लेकिन इसके व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर ये विधायक बने, फिर भी जब भी मैं जाता था मिलने तो वो मेरे साथ वैसे ही संबंध थे। फिर वो मंत्री बने, तो मंत्री बनने के बाद चाय-पानी का तो काम वो नहीं करते थे, लेकिन कम से कम वो हेलो मतलब दूर से जब भी दिखे तो वो आदर युक्त वही था। वो बाद में आनंद दिघे की मृत्यु के बाद मैंने ठाणे जाना छोड़ दिया और फिर मेरी हर एक से मुलाकात बंद हो गई। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, तब मैंने पेपर में पढ़ा। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री मिलने आना चाहते हैं। जब एकनाथ शिंदे मेरे पास आए, आके एकनाथ शिंदे मुझे पकड़ के खूब रोने लगे। तो मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मुझे साहब की याद आ रही है। मेरे पिता का नाम लेने के बाद मैं भी फूट-फूट के रोया। हम दोनों कुछ देर रोते रहे। फिर एकनाथ शिंदे ने मुझे कहा कि द एक काम था आपसे कि दशहरे की रैली में मैं साहब को की कुर्सी खाली रख रहा हूँ। मुझे लगेगा कि उस कुर्सी पे साहब बैठे हैं, यदि उसके पास आप बैठो। तो मैं भी इमोशनली हाँ कह गया और मैं वहाँ गया। लेकिन हाँ, मुझे जब आप मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात का लगता है कि मेरा उपयोग किया गया है। मुझे नहीं जाना चाहिए था क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूँ। मैंने अपने भाषण में बोला भी है, 2 शिवसेना झगड़ा कर रहे हैं, ओरिजिनल कौन? इससे अच्छा कि सीधा चुनाव करवाइए, चुनाव में पता पड़ जाएगा ओरिजिनल कौन। तो उस समय में स्मिता ठाकरे भी वहाँ पे थी। तो स्मिता ठाकरे कैसी आई ये पूछने पे उन्होंने कहा कि मेरी तो संबंध नहीं है, तो मुझे पता नहीं क्यों आई। तो इस बार शायद जयदेव ने आने से मना किया हो या जयदेव उससे दूर हटे हो। तो स्मिता ठाकरे, ठाकरे परिवार की बहू यदि मेरे साथ है, तो ठाकरे परिवार मेरे साथ है। ऐसे बता के कहीं शिवसेना के मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने का प्रयास तो नहीं है, क्योंकि शिवसेना का मतदाता तो बाय एंड लार्ज उद्धव के साथ है।
उद्धव जी जो शिंदे को सीटें मिली, वो ठाणे और कल्याण की सीट तो उनकी ही थी, क्योंकि ठाणे में जो इस बार पैसे का प्रभाव चला, क्योंकि मैं उस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कल भी ठाणे में ही था और ठाणे से ही आज दिल्ली आया हूँ। तो वहाँ पे पैसा बहुत चला। कल्याण तो उनके बेटी की सीट थी, वहाँ तो मुख्यमंत्री का बेटा लड़ रहा था तो निकलनी थी। मराठवाड़े की जो 2 सीट थी वो कहीं न कहीं जरांगे के चक्कर में, मराठा आरक्षण के चक्कर में आई, ख़ासकर संभाजीनगर की। और फिर उसके बाद मुंबई की जो सीट है मात्र 48 वोट से, वो कहते हैं कि वहाँ बहुत सारा काउंटिंग में वो सीट निकल गई। तो कुल मिला के ये जो सीटें आई हैं उनकी, वो कोई वजूद से नहीं आई, ऐसा मैं कह सकूँगा। 2 सीटें पे ज़रूर उनका वजूद है, ठाणे और कल्याण का, लेकिन बाकी सीटें तो ये जुगाड़ की सीटें हैं। अब लेकिन विधानसभा में जुगाड़ नहीं चलेगा। विधानसभा में मतदाताओं को दिल पे हाथ डालना पड़ेगा। इसके लिए स्मिता ठाकरे को उन्होंने वहाँ एक फ़िल्म, क्योंकि स्मिता ठाकरे फ़िल्म प्रोड्यूसर थी, उन परिवार में बिंदु माधव भी बड़े फ़िल्म प्रोड्यूसर थे। जयदेव अभी भी अपने 2 रूम के फ्लैट में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। पिता की यादों को संजो रहे हैं और अ, कई बातें हैं। जब जयदेव जी से बात की मैंने, तो बाला साहब ठाकरे और उनके आत्मीय संबंधों को लेके, तो पिता ने बेटे को छोड़ा था। तो जयदेव इस बार मुझे नहीं लगता कि उस राजनीति के गंदगी में आना चाहेंगे। तब भी उन्होंने कहा कि मुझे अब ये लगता है अशोक कि मैंने गलती की थी। कुल मिलाकर स्मिता ठाकरे के द्वारा कहीं मैं ये बताने का प्रयास करूँ कि ठाकरे मेरे साथ है, तो ओरिजिनल शिवसेना में है। क्योंकि शिवसेना का मात्र सिम्बॉल मिलना और नाम मिलने से पार्टी नहीं बनती। पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को बनाता है। ये अजित पवार को भी समझ में आ गया कि सिम्बॉल तो उनके पास है, नाम उनके पास है, लेकिन कार्यकर्ता जो है, वो शरद पवार के साथ चला गया। इसलिए शरद पवार का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा, और ये अपनी पत्नी को भी नहीं जिता पाए। कुल मिला के जब एक्स-रे से मैं ये देखता हूँ, तो इतना विस्तृत रूप से मुझे ये दिखाई देता है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।